लास्ट क्लास का कंसेप्ट और उसके पहले का। तो जहां तक पढ़ चुके आज पूरा अच्छा से कंप्लीट करना है। आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में नीचे से मैंने थ्रो किया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा एंड न्यूट्रॉन। चार पार्टिकल को यहां से थ्रो किया विथ सेम स्पीड, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड अप। ये चार रास्ता था। ये चारों रास्ता पहचानिए, कौन सा रास्ता किस पार्टिकल का है। कौन सा रास्ता किस पार्टिकल का है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा एंड न्यूट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड फ्रॉम द बॉटम। सीधे कौन गया? न्यूट्रॉन। जिस पर चार्ज नहीं था उसमें डेविएशन नहीं हुआ, तो सीधे कौन गया? न्यूट्रॉन। लगाओ राइट हैंड। फिंगर कहां था? फील्ड कहां? अंदर। ये कहां? वेलोसिटी। फील्ड, वेलोसिटी, ये फोर्स किस पर? प्लस। और वो फोर्स तो जो उधर गया वो कौन है? अब इस दो में पता करना है कौन प्रोटॉन है और कल अल्फा है। और बता दूं मैं आपको, प्रोटॉन में 1 1, अल्फा में 2 और 4। ऊपर क्या लिखते हैं? मास। और नीचे क्या होता है? चार्ज। जिनको नहीं बताओ लिख रहा है भाई, अल्फा 2 4, न्यूट्रॉन 2 और 1 और 2। सब काम पड़ेगा आगे। लेफ्ट साइड दो है, कौन है प्रोटॉन, कौन है अल्फा। इवन क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि प्रोटॉन और अल्फा का सबसे पहले रेडियस का 4 फार्मूला था। कौन कौन सा? मेन फार्मूला mv/qb, दूसरा मोमेंटम बाय क्यूबी, तीसरा √2mk/qb एंड चौथा √2m और क्या था? q इंटू वी। कौन सा फार्मूला? फर्स्ट। क्यों फर्स्ट? सेम स्पीड। लगाई पहला फार्मूला क्या था? r इक्वल टू mv/qb। सेम स्पीड, सेम फील्ड, रेडियस प्रोपोर्शनल टू m/q। अब बताइए, जिसका m/q ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा। अब बताओ अल्फा, अगर मैं यही पूछूं कि बताओ रेडियस अल्फा अपॉन रेडियस प्रोटॉन, क्वेश्चन ये भी आएगा। अल्फा की रेडियस अल्फा 4/2, नीचे प्रोटॉन 1/1, कितना हो गया? 2/1। इसका मतलब अल्फा की रेडियस ज्यादा और प्रोटॉन का रेडियस कम। ऊपर गया अल्फा और नीचे कौन था? ये प्रोटॉन। कुछ समझ में आया क्या क्या हुआ? रेडियस का 4 फार्मूला, मेन फार्मूला mv/qb, दूसरा फार्मूला मोमेंटम बाय क्यूबी, तीसरा फार्मूला, चौथा सब आगे लगाएंगे। ये रहा। लिखो अगला क्वेश्चन। देखिए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा is projected perpendicular to magnetic field. Proton, deuteron and alpha
is projected perpendicular to magnetic field with same kinetic energy. With same kinetic energy, then ratio of their radius and time period, then ratio of their radius and time period. दो क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रोटॉन का रेडियस, ड्यूट्रॉन का रेडियस और अल्फा की रेडियस का रेशियो। दूसरा क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ ड्यूट्रॉन और टाइम पीरियड ऑफ अल्फा। कोशिश कीजिए। रेडियस का कौन सा फॉर्मूला? तीसरा तीसरा फॉर्मूला क्या था? √2m k डिवाइड बाय, नाउ बी सेम के सेम टू सेम, तो फॉर्मूला क्या बन गया? रेडियस प्रोपोर्शनल टू √m/क्यू। जो सेम तो हटा दिया, अब ये लगना है फॉर्मूला। प्रोटॉन √1/1, ड्यूट्रॉन √2/1, अल्फा मास था 4 √4/2, आंसर 1√2/1। कितने लोगों का सही था? रेडियस का रेशियो को समझ में आया क्या क्या हुआ? रेडियस प्रोपोर्शनल टू √m/क्यू, √m/क्यू, बिकॉज के सेम, टू सेम, बी सेम, जो सेम होता उसको हटा दिए, जो बाकी सेम नहीं था वो लिखा। और याद कीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2πm/qb, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू m/q। चलो भाई m/q कर दो। प्रोटॉन का m/q 1/1, ड्यूट्रॉन का m/q 2/1, अल्फा का m/q 4/2, आंसर 122। ये रहा। लिख लिया? आइए, जो पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, उसी के कंसेप्ट पर एक
ट्वेल्थ के सिलेबस में थोड़ा वो भी समझ ले, फिर और क्वेश्चन करते हैं। एक है साइक्लोट्रॉन, पहले समझ लो फिर लिखेंगे क्या है साइक्लोट्रॉन। भाई साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, दो कैसे एक्सलरेट कराते हैं। साइक्लोट्रॉन ये एक जिसको हम लोग डीज बोलते हैं, डी शेप का है, एक डीज और एक डेज ये रहा। इसमें समझना ज्यादा, लिखना बहुत कम है। ये दोनों के डीज के गैप में जो गैप है, गैप में होता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिटवीन द डीज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनसाइड द डीज ओनली मैग्नेटिक फील्ड। याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बढ़ाता है, सिर्फ उसको डिविएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है सिर्फ डिविएट करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम स्पीड बढ़ाना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ा सकता है। इस दोनों डीज के बीच में, इनसाइड द डीज ओनली मैग्नेटिक फील्ड एंड बिटवीन द डीज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों डीज के गैप में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड द डीज ओनली मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। अब सुनो कैसे वर्क करता है ये। मुझे इस पेन की स्पीड बढ़ानी है, यहां से ड्रॉप कर दे, नीचे गया स्पीड बढ़ गया। जितना ऊपर से ड्रॉप करे उतना नीचे स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, हम यहां ड्रॉप करें, चांद के ऊपर ड्रॉप करें, ब्लैक होल पर जाकर ड्रॉप करें, कहां पर अधिक स्पीड से नीचे जाएगा? ब्लैक होल पर, क्योंकि जहां जी जितना ज्यादा होगा वहां स्पीड उतना ही ज्यादा। तो हम इसकी ग्रेविटी के हेल्प से क्या बढ़ा रहे हैं? इसका स्पीड। कुछ वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बढ़ाता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बढ़ाएगा नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाएगा। अब देखो, जिस चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ाना होता है उसको बीच में रख के छोड़ देते हैं। सपोज ये है पॉजिटिव, इसको रख के छोड़ दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया, कहां लगाया? फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पर स्पीड 0 था, यहां रख के छोड़ दिए, फील्ड इसको भगाया फील्ड की डायरेक्शन में, यहां से भागते हुए अंदर गया। जैसे अंदर गया, यहां स्पीड 0 था, बट यहां जाकर स्पीड क्या हो गया? नॉन जीरो। सपोज यहां दिखा दिया मैंने, U1 हो गया। जैसे अंदर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट। अब बचा कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक। वो बोलेगा स्पीड तो बढ़ाएगा नहीं, वो घुमाएगा। राइट हैंड रूल, फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स कहां लगा? ऊपर। ये यहां से घूमते हुए गया और यहां पहुंच गया। जैसे लौट के जब इधर आया, इधर गया, फोर्स ऊपर, डिविएट हुआ। U1 से गया तो U1 से ही वापस आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बढ़ाता है। जब उधर से जैसे लौट कर आया, तब तक इस फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिए। किसके हेल्प से? इसको बोलते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, ऑसिलेटर के हेल्प से। जब उधर से लौट कर वापस आया, जैसे एंटर किया, फील्ड अब इधर है, तो फील्ड हमेशा फोर्स कहां आएगा? फील्ड की डायरेक्शन में। अगर वो चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव। मतलब कुछ ऐसा ही हुआ कि एक ये हाथ है, ये रुका हुआ है, मेरा काम है इस पर स्पीड बढ़ाना, रुका हुआ था, फोर्स लगाया, उधर गया, जब लौट के आया फिर इधर लगा दिए, फिर लौट गया, इधर लगा दिए। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं हमेशा हाथ की स्पीड की डायरेक्शन में, तो हमेशा स्पीड क्या होगा? बढ़ाते जाएगा। जो पढ़ते थे हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन, तो कुछ ऐसा समझो, बस ये हाथ रुका हुआ था, फोर्स लगाए, लौट के आया, इधर लगाए, इधर लगाए, स्पीड हमेशा क्या हो गया? बढ़ते गया। जब उधर से लौट के आया, तब तक फील्ड को रिवर्स, फिर यहां से आया, ये इसमें एंटर किया, आते समय रिवर्स और स्पीड बढ़ गया, एंटर किया इसमें U2 से। याद कीजिए, रेडियस का फार्मूला MV/QB, स्पीड ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। जब इसमें एंटर किया, रेडियस ज्यादा। कुछ इस टाइप से ये घूमते हुए इंक खत्म हो गया, तो कुछ इस तरह से घूमते हुए वो यहां पर। ठीक है, इसमें गया U1, लौट के आया, इसमें गया U2,
जब ये लौट के आया तो फिर इसमें कितना हो गया u3, सॉरी u2 से गया तो u2 से लौटेगा, फिर स्पीड बढ़ाया, इसके अंदर क्या हो गया u3, रेडियस बढ़ते गया, फाइनली जिसमें डेरिवेशन होता है एक ही वही लाइन का, या फिर वही लिखोगे एफ सी इक्वल टू एफ एम, एफ सी का फार्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला परपेंडिकुलर तो थीटा 90 हो गया, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, v और v कैंसल, यहां से निकल गया रेडियस, सॉरी स्पीड, तो v इक्वल टू आ गया क्यू बी आर बाय एम। फाइनली जो अंतिम रेडियस होगा वह डीज के दम जब टच करेगा वो, तो रेडियस ऑफ डीज, तो v जब अपने मैक्सिमम जाएगा तो रेडियस भी अपनी मैक्सिमम, और रेडियस मैक्सिमम कितना होगा डीज के इक्वल, सो मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल क्यू बी आर मैक्सिमम, और आर चलो ये आर लिख दिया डिवाइड बाय एम, और ये आर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ डेज, ये निकल गया अभी, ठीक है। फिर यहां पर पूछा जाता है, ये निकल गया के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, इसको स्क्वायर करोगे तो फिर वही क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, यहां से निकल गया मैक्सिमम। और जो मेन आता है क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, टाइम पीरियड निकाल कर उसको रिवर्स कर दो, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, और टाइम पीरियड में रेडियस टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, याद करो, या वहीं से देखो 2 पाई आर और नीचे रखो v, v किसके इक्वल क्यू बी आर बाय एम, आर आर कैंसल, टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन, रिवर्स कर दो, ये कहलाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड क्यू बी डिवाइड बाय 2 pi m, it is cyclotron frequency। और लिखना cyclotron, it is used to accelerate charged particle, cyclotron, it is used to accelerate charged particle। वैक्यूम कर देते, वहां लिख रहा है ना, इनसाइड द डीज ओनली मैग्नेटिक फील्ड which deviate charge particle, inside the D's only magnetic field which deviate particle without any change in speed, inside the D's only magnetic field, ठीक है सुनते हो, inside the D's only magnetic field which provide circular path, which provide circular path without any change in speed, and electric field accelerate charged particle, and
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। फिर लिखना बाय ऑसिलेटर, बाय ऑसिलेटर direction of electric field changes periodically. By oscillator, direction of electric field changes periodically so that electrostatic force on charged particle, and its speed and its velocity always in same direction. Electrostatic force on charged particle and its velocity always in a same direction. लिख लीजिए ये। तो यहां या तो पूछा जाता है मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। लिख लिया आपने? अब तो लिख लिया होगा यार। ये किसकी फ्रीक्वेंसी निकली? किसका फ्रीक्वेंसी है ये? ठीक है, लिख दिया साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। किसका? अरे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का इनवर्स। यहां पर जैसे सुनो, भाई जैसे यहां पर दो वर्क चल रहा है, जिसे हम आपसे पूछे आपकी टाइम पीरियड बोलो सर किस चीज का? नहाने का, खाने का। तो नहाने का 24 आवर्स में नहाते हो, खाते हो 12 आवर्स में, है कि नहीं? तो भाई ऐसा नहीं कि एक चीज में एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है? तो यहां पर दो चीज का मोशन पीरियोडिक है। एक ऑसिलेटर इधर था, इधर आया, फिर इधर गया, फिर ये गया, ये गया। तो दो चीज का मोशन पीरियोडिक है, दो चीज बार बार रिपीट हो रहा है। एक ऑसिलेटर की टाइम पीरियड और एक चार्ज पार्टिकल गया वापस आया, फिर गया वापस आया। दो चीज का टाइम पीरियड है। ये किसकी फ्रीक्वेंसी? अब सुना ध्यान से। ऑसिलेटर में इसकी फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी को सेम रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उधर से लौट के आया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। तो भाई इसकी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने की फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम। तो
तो ये किसका फ्रीक्वेंसी निकला? या तो पूछा जाएगा ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी या तो चार्ज पार्टिकल, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम। यहां लिख लो, जिसको तुम बोल सकते हो कौन सा कंडीशन है? रेजोनेंस। उसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? मैच। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड चार्ज पार्टिकल मस्ट बी सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड चार्ज पार्टिकल मस्ट बी सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी मैच होगा, तभी स्पीड बढ़ते जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड चार्ज पार्टिकल मस्ट बी सेम। तो ये जो निकला फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का होनी चाहिए साइक्लोट्रॉन में, दोनों का होनी चाहिए। एक चीज और लिखना पॉइंट नीचे, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। Electron cannot be accelerated by cyclotron because its mass is very less। बताते हैं मास कम होने का और इसमें और क्या क्या दिक्कत होता है। Electron cannot be accelerated by cyclotron because its mass is very less। इसका मास काफी कम है। और सुनना, एक्चुअल में जो आजकल यूज किया जाता है वह साइक्लोट्रॉन नहीं, वह होता है सिंक्रोट्रॉन। एक्चुअल में यूज किया जाता है वो सिंक्रोट्रॉन होता है। ये वर्ड आया सिंक्रोनाइजेशन से। सिंक्रोट्रॉन होता क्या है? यहां लोग दिक्कत क्या आई? ठीक है, मैच कर लिया ऑसिलेटर का, रेस्ट में था, भागना स्टार्ट हुआ, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखा गया, लेकिन यह देखा गया कि कुछ देर के बाद का आपने स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी मैच करा दिया, कुछ देर बाद देखा फ्रीक्वेंसी फिर मिसमैच हो गया। फ्रीक्वेंसी बाद में जाके फिर मिसमैच क्यों हो गया? जबकि तुमने दोनों का सेम रख दिया फॉर्मूले से, टाइम पीरियड 2πm/qb, उस फॉर्मूले में कहीं स्पीड नहीं है। ठीक है, तो आपने बाद में जब देखा फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो गया, पार्टिकल निकला कभी और फिर कुछ देर बाद चेंज हुआ, तो आखिर आगे जाके मिसमैच जो लोगों ने प्रैक्टिकली इसको फील किया, यहीं से लोगों को बिलीव हुआ आइंस्टाइन के उस इक्वेशन पर, m इक्वल टू मास इज वेरिएबल विथ वेलोसिटी। अगर ये मास वेरिएबल नहीं होता, अब नॉर्मल ये पढ़ते हो तो लगता है यार कैसे पॉसिबल है मास वेरिएबल, ठीक है काफी कम स्पीड था तो कोई वेरिएबल नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले से जब स्पीड, अब ये फॉर्मूला मास इज वेरिएबल विथ वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मूले सोचो भाई, तुमने स्पीड बढ़ाते गए, तो इससे बताओ वेलोसिटी बढ़ने से मास में क्या चेंज आएगा? ये बढ़ रहा है, पहले वेलोसिटी मान लो 0 था, इस m0 को बोलते हैं रेस्ट मास, जब वो रुका हुआ था, और ये m कहलाता है काइनेटिक मास। ये काइनेटिक मास, v जब 0 तुम रुके हुए हो, v 0 m इक्वल टू m0, तुम्हारा चलने का मास दो सेम हो गया। बट इफ यू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड बढ़ाओगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा? कम होगा। तो स्पीड बढ़ाने से नीचे का टर्म कम हो गया, तो मास क्या हो गया? बढ़ गया। और मास बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? और ऑसिलेटर का तुम फिक्स रखे हुए हो, और जैसे ये भागना स्टार्ट हुआ, जैसे स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो मास क्या हो गया? वेरिएबल। और मास हो गया वेरिएबल, तो चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? वेरिएबल। तुम ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखे हुए हो। ऑसिलेटर क्या होता है, कैसे रिवर्स करता है, पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में लास्ट में, ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर, कैसे फील्ड को हम रिवर्स कराते हैं। बट ऑसिलेटर का काम है रिवर्स करना। ये रिवर्स बिल्कुल फिक्स हो रहा था, लेकिन आगे जाके जो चार्ज पार्टिकल था उसका फ्रीक्वेंसी क्या था? वेरिएबल, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बदलने से टी बदल गया फ्रीक्वेंसी, तो उसको मैच कराने के लिए ऑसिलेटर का भी फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाता है, जिसके लिए वर्ड क्या आया? सिंक्रोट्रॉन। बाय यूजिंग सिंक्रोट्रॉन, वही सिंक्रोनाइज किया गया। जब वो वेरिएबल, तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को क्या किया? बदल दिया गया। ठीक है, तो यहीं पर वेरीफाई हुआ रियल में कि भाई चार्ज पार्टिकल जब स्पीड काफी ज्यादा हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? वेरिएबल। और इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम था, तुरंत एक्सीलरेट हुआ तो उसके मास में तुरंत आ गया वेरिएबल, तो उसके साथ सिंक्रोनाइज करना क्या होता है? टफ होता है। इसलिए मास को, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर पाते। तो सिंक्रोट्रॉन बाय यूजिंग
ठीक है, बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हैं। बस याद रखना, मास इज वेरिएबल विथ वेलोसिटी, सो टाइम पीरियड वेरिएबल। इसे जो एक्चुअल में यूज किया जाता है वो सिंक्रोट्रॉन होता है, तो इससे चार्ज पड़ेगा स्पीड काफी हाई स्पीड तक, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, काफी हाई स्पीड तक वेलोसिटी बढ़ा लेते हैं हम लोग, बट उतने हाई स्पीड पर उसका मास क्या हो जाता है, वेरिएबल। सो इन एक्चुअल synchrotron is used which synchronize frequency of oscillator with frequency of charge particle। सो इसलिए एक्चुअल में यूज किया जाता है सिंक्रोट्रॉन। आइए अगला क्वेश्चन, हम लोग जितना भी मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन किए थे सभी था 2D फिगर लास्ट। अब पहले आईआईटी समय में 3D आता था, बट 2 साल पहले फिर मेडिकल में आया, फिर 3D। ध्यान दो क्या 3D फिगर, एक 3D समझना फिर दूसरा 3D आपसे कराएंगे। 3D फिगर ये है, ये सेमी सर्कल, ये रहा सेमी सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, सेमी सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, और जो ये वाला वायर है ये है एक्स जेड प्लेन में। इधर अंडरस्टूड इन्फिनिटी, मुझे निकालना है फील्ड एट ओरिजिन। 3-4 साल पहले तक सिर्फ आईआईटी में आया करता था, बट फिर मेडिकल में भी आ गया 2 साल पहले, बट सिंपल है, बहुत बड़ा नहीं किया। चलो विजुअलाइज करो, ध्यान देना, यहां से करंट ये गया लौट कर वापस आया, मुझे निकालना है फील्ड एट ओरिजिन। फील्ड एट ओरिजिन, इसका मान लिया B1, इसका B2, इसका B3। फील्ड एट ओरिजिन B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। B1 सिर्फ एक साइड इनफाइनाइट, दोनों साइड तो 2I/R, सिर्फ एक साइड तो I/R। B1 μ0/4πI/R, यहां क्या लिखेंगे, I J K डिसाइड करेंगे बाद में भी। B2 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल πI/R, B2 μ0/4πI/R, कुछ वेक्टर लगेगा। B3 तीसरा वायर, फिर एक साइड इनफाइनाइट, μ0/4πI/R, ठीक है। B1 B2 B3। अब बचा डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, नॉक कर लिए तो B2 कहां, अंदर, और अंदर कौन है, -Z, तो B2 में क्या लग गया, -K कैप। B2 में कोई दिक्कत नहीं है। तुमको तो B1 B3 में सब दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि तुमने क्लास अटेंड किया ही नहीं था, जैसा मुझे याद आ रहा है। हाँ? पता नहीं, ऊपर वाला जाने। B2 आ गया, अब बचा यार B1 और B3। चलो इस 3D को हम कोशिश कर रहे हैं 2D में कन्वर्ट करने का, या ऐसे समझो, ध्यान देना, इसको यहां समझा रहे हैं हम अब डायरेक्शन के लिए, इसको भूल जाओ, ऐसे समझना इसका 2D भी बना सकते हैं।
ये सेमी सर्कल था, इसमें करंट अंदर जा रहा था, तो यहां दिखा दिए, यहां पर करंट अंदर जा रहा था और यहां से करंट बाहर आ रहा था। ठीक है, यहां निकालना था, इसके लिए नॉक कर दिया अंदर। अब इससे सोचो, ये वाला पेन यहां से अंदर जा रहा है, ये यहां अंदर जा रहा है, और मुझे यहां फील्ड चाहिए करंट। ये करंट अंदर ओरिजिन पर नॉक करो, कहां नॉक हुआ? नीचे। कौन नॉक हुआ? नीचे। समझ में आ रहा है? और इसमें करंट कहां जा रहा है? अंदर। ये पकड़ लिए, ये कहां? करंट। और ओरिजिन पर नॉक के कहां हुआ? नीचे। और नीचे कौन है? माइनस जे। तो B1 में क्या लगा दिए? माइनस जे। B3 में चलो, B3 में बाहर आ रहा है, B3 में बाहर आ रहा है, ये यहां गया, इसमें बाहर आ रहा है B3 में, ये बाहर आ रहा है, ओरिजिन पर नॉक करो, ये है करंट, कहां गया? नीचे। तो ये भी क्या हो गया? माइनस। ये भी हो गया माइनस जे। बाकी सब कॉमन सब ले लेंगे, तो तीनों में कॉमन टर्म क्या? म्यू नॉट बाय 4 पाई I/R। माइनस जे -2J। उधर चलो, माइनस के। वेक्टर में ऑप्शन रहा तो ये, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो यूज कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, म्यू नॉट बाय 4 पाई I/R। अंडर रूट जे का कोफिशियंट -2 का स्क्वायर, के का कोफिशियंट -1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में ऑप्शन रहा तो ये, और वेक्टर फॉर्म में रहा तो ये। क्या चीज? अच्छा, कुछ गड़बड़ कहां छूटा? माइनस से। यहां पर क्या है? पाई बचेगा नहीं, माइनस पाई के। तो यहां पर के किसका स्क्वायर कर देंगे? माइनस पाई का स्क्वायर। 3D फिगर। क्वेश्चन filled at origin. इसको लिख लो, 1 2 3D का प्रैक्टिस और करो। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। अगर हम इससे समझाएं डायग्राम, तो ये रहा सेमी सर्कल, एक तार ये निकाले और एक इधर निकाल दिए, ये तार है, एक इधर गया इन्फिनिटी, इधर गया इन्फिनिटी, और यहां पे ले जाइए। उसको लिख लो। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये इधर से गया, ये घुमा, उधर चला गया।
B1 में कोई चेंज नहीं, B2 में कोई चेंज नहीं, सिर्फ B3 का चेंज हुआ। बता दो B3 में क्या चेंज हुआ? यहां से अंदर गया और वहां भी अंदर जा रहा है, यहां भी अंदर वहां भी अंदर। 2D में ये दिखाया, यहां भी अंदर जा रहा है और यहां भी अंदर जा रहा है, दोनों जगह अंदर है। अब बताओ, और कहां नॉक करना है? ओरिजिन पर करो। यहां से ये है अंदर, नॉक किए नीचे, और इसके लिए उधर हो गया नीचे, तो यहां क्या हो गया? ऊपर। दोनों कैंसिल, ये हो गया प्लस जे, तो ये और ये कैंसिल, सिर्फ वो बच गया, सिर्फ वो बच गया। और सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वायर को, ध्यान दो, एक बार घुमाए, करंट दिए, सेंटर पर फील्ड बी आया, किसी ने आया उसी को दो बार घुमाया, दो बार घुमाए, अब सेंटर ऑफ फील्ड कितना? इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल टर्न। पहले मैं बता दूं, रुक जाओ, एक कंसेप्ट। हम लोग जो लिखे थे सेंटर ऑफ फार्मूला, वो क्या था फॉर्मूला? याद दिलाओ। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। ये था सिर्फ एक बार घुमाए, अगर उसको एन बार घुमा देंगे तो फॉर्मूले में एन से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। क्यों भाई? दो बार घुमाए, एक बार ये गया, इसका फील्ड अंदर, और जब दूसरा घुमा तो ये भी गया, ये भी अंदर, तो वैल्यू क्या हो गया? डबल। तो एक बार घुमाने पर 1, तो n बार घुमा दोगे तो n टाइम्स। तो जो फॉर्मूला था उसमें n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन। पहले तुम दो का ट्राई करो, फिर मैं लिखवाऊंगा n टर्न के लिए। क्वेश्चन ये पहले रफ में ट्राई करो, लिखो मत क्वेश्चन, रफ में ट्राई कराओ, मैं लिखवाऊंगा, करवाऊंगा n टर्न के लिए। For a given wire, it is converted into circle for a given length ly है। If it is converted into single turn, filled at the center B double, तो सेंटर पर कितना? मैं लिखवाऊंगा क्वेश्चन n टर्न के लिए, आप तो करो डबल के लिए। आप कीजिए डबल, मैं करवाऊंगा n टर्न का लिखवाऊंगा। तो बोलो आंसर। 4b, 4b इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, 2 बार घुमाने पर 4b हो गया। एक बार घुमाए तो b था, और 2 बार घुमाए तो रेडियस क्या हो गया? हाफ, साइज हाफ हो गया। एक बार घुमाए तो ये, और 2 बार घुमाए तो ये छोटा बन गया, तो 2 बार घुमाए तो रेडियस क्या हो गया? हाफ, और नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया? डबल। नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया? तो ऊपर 2 और नीचे r/2 इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो जब n बार घुमाएंगे तो क्या होगा? n स्क्वायर भाई। डायरेक्ट पॉइंट लिख लो। फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ वायर, for a given length of wire, if it is converted into circle having one turn, if it is converted into circle having one turn, then filled at the center is B, then filled at the center is B. If it is converted into n turn, converted into n turn,
तो देन रेडियस आर से कितना हो गया भाई, आर बाय एन, रेडियस फ्रॉम आर टू आर बाय एन, एंड फील्ड बी से कितना हो गया, एन स्क्वायर बी। तो ये थोड़ा याद रखना भाई, बी सेंटर अगर टर्न दिया रहे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर में नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इफ नंबर ऑफ टर्न 1 देन 2 पाई आई बाय आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है उसमें जो पहले मैथ लगेगा पहले वही आप लगा दो। ध्यान से क्वेश्चन क्या है, ये रहा कॉइल, सेंटर पर फील्ड बीसी, यहां पर बी एक्सिस, ठीक है। बी सेंटर का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, एन से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या ड्राइव किए थे, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन लगा दो इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। दोनों का रेशियो भी जरूर याद रखना, बट आप पहले प्रूफ कीजिए, बिल्कुल आसान नहीं है। बी सी अपॉन बी एक्सिस का रेशियो 1 + x² बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा। आप पहले लाइए, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस का रेशियो वहां तक लिखो, डिवाइड करो, ये लाओ रेशियो ऑफ बी सेंटर टू बी एक्सिस। किसी का आया कि नहीं आया, जबरदस्ती मत लाना, सेम ला देना।
चलो भाई, ज्यादा टाइम नहीं मिला रहा हूं, दोनों को डिवाइड करूंगा, कॉमन टर्म कैंसल, 2 पाई n i सब कैंसल, ये ऊपर गया, ये आर क्यूब हो गया, ऊपर रहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये नीचे क्या हो गया, आर क्यूब। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करो, इस आर क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसका फायदा क्या होगा, अब ये 3/2 यहां भी है, इसको हम अंदर भेज सकते हैं, तो अंदर भेजो इसको, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3/2 में 3 को बाहर, सॉरी 2 बाहर और 3/2 अंदर, तो ये जब ये भी 3/2 हो गया, ये भी 3/2 हो गया, मतलब ये क्यूब था, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किए, तो ये 3/2, ये बाहर, अंदर कौन चला गया, आर स्क्वायर। मतलब तुम्हें सोचो ना यार, आर स्क्वायर और इसको लिखा 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 कितना, 2 कट गया, 3 हो गया, तो इस आर क्यूब को लिखा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये 3/2 और स्क्वायर, आर स्क्वायर को अंदर भेज दिए, 3/2 बाहर चला गया, अब इसको कट कर दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेंटर पर दिया रहेगा, एक्सिस पर पूछा जाएगा, रेशियो वहां काम आएगा, नहीं आएगा तो फिर वहां निकालना पड़ेगा। वहां पर फील्ड ज्यादा, सेंटर या एक्सिस पर, 1 में प्लस आ रहा है, ठीक है, 1 प्लस, मतलब ये वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, अरे 1 में कुछ भी प्लस करोगे तो 1 से ज्यादा है, तो ये है 1 से ज्यादा, BC अपॉन बी एक्सिस 1 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा, और ये क्या होगा, कम। तो अगर मैं इस क्वाइल में दिखाऊं फील्ड को, ध्यान देना, क्वाइल के लिए कुछ ऐसा फील्ड, कुछ ऐसा इसका फील्ड होता है, बाहर गए, एक्सिस से दूर जा रहे हैं, फील्ड कम होते आ रहा है, ये चीज है। ये है सर्कुलर कॉइल के लिए फील्ड, इधर से इधर गए, डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, इसलिए जब इसका अगर हम नीचे ग्राफ बनाए तो सबसे पहले सेंटर पर ज्यादा, एक्सिस पर कम, मतलब कुछ ऐसा विजुअलाइज करो कि भाई ये वाला कॉइल था, ये कॉइल था, ठीक है, ये कॉइल था, करंट मान लो, अब बताओ, यहां से सपोज करंट क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज नॉक करो तो कहां हो गया, अंदर, तो ये अंदर, तो यहां से आया और यहां से अंदर गया, ठीक है, तो यहां से यहां जाने पर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, यहां से यहां डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका ग्राफ एट द सेंटर बी मैक्सिमम, सेंटर से दूर गए बी कम हो रहा है। ये हो गया सर्कुलर कॉइल के लिए बी और एक्स के बीच का ग्राफ। एट द सेंटर ऑफ सर्कल बी इज मैक्सिमम, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहां भी प्लस तो यहां भी प्लस है। ठीक है, हटा दे। सर्कुलर कॉइल में इधर से उधर गए, ग्राफ में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब थोड़ा हम ग्राफ बना दे स्ट्रेट वायर के लिए,
और कुछ ऐसा ही ग्राफ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनाया करते थे। ध्यान देना, ये रहा स्ट्रेट वायर, इधर नॉक किए तो क्रॉस, इधर नॉक किए तो डॉट। ठीक है, तो इधर से इधर आने पर क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन। आइए बेटर कि बनाते हैं दो वायर के लिए, दोनों वायर में करंट की वैल्यू सेम। ध्यान देना भाई, इसने इधर नॉक किए क्रॉस, इसने बनाया क्रॉस और इसने बनाया डॉट। उधर चलो नॉक करो क्रॉस और ये रहा डॉट, ये क्रॉस और ये डॉट। बिल्कुल बीच में क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। क्योंकि बीच में जो क्रॉस और डॉट होगा दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, तो बीच में कौन सा पॉइंट मिल गया, न्यूट्रल पॉइंट। क्वेश्चन में दिया रहेगा डॉट या क्रॉस किसको प्लस लेना है किसको माइनस। सपोज मैंने बोल दिया यूज बी डॉट पॉजिटिव। अब देखो इधर क्या है डॉट, क्या लेंगे पॉजिटिव। वायर के ऊपर ही बैठ जाओ, इनफाइनाइट। याद करो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला 2I/R, आर जीरो तो बी कितना है इनफाइनाइट, तो आर के ऊपर बैठ गए इनफाइनाइट, दूर गए तो फाइनाइट कम हो रहा है। इधर क्रॉस नीचे आ गए, इधर क्रॉस बीच में न्यूट्रल पॉइंट और इधर पॉजिटिव। मैंने डॉट को क्या लिया पॉजिटिव, ठीक है, और क्रॉस को क्या लिया निगेटिव। अगर क्रॉस होता पॉजिटिव तो उल्टा हो जाता। ठीक है, तो डॉट पॉजिटिव ऊपर, इधर नीचे। ये कहां जा रहा है इनफाइनाइट, क्यों, तो वायर के ऊपर कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, बिल्कुल बीच में न्यूट्रल पॉइंट जीरो। इसके पास गए डॉट डोमिनेट हुआ, डॉट लिया पॉजिटिव तो ऊपर, तो क्रॉस क्या हो गया नेगेटिव। इसको बना लीजिए और फिर आप ट्राई करना दोनों में करंट की डायरेक्शन रिवर्स। दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करके। यूज राइट हैंड नॉकिंग रूल। ये क्रॉस आया होगा ये डॉट, यहां ये क्रॉस और ये, कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा क्या, नहीं। अगर डॉट में पॉजिटिव यूज किया तो इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, और क्रॉस नेगेटिव तो कहां गया नीचे। इसको यहां टच नहीं कराना है, टच करेगा तो कितना हो जाएगा जीरो। कितने लोगों का ये सही था, सुनो पर अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया रहेगा
तो ध्यान सुनना, तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन से या तो ये ऑप्शन से ही होगा, जस्ट उल्टा कर दो, एक ही ऑप्शन होगा जो ऐसा दिखेगा। दोनों ऑप्शन एक साथ, अगर कुछ भी ये लिखा हुआ नहीं रहेगा किसको प्लस किसको माइनस, तो इस दो में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा। तो अगर डायरेक्शन नहीं दिया रहा किसको प्लस किसको माइनस, तो दो में से कोई एक रहेगा, या तो ऊपर रहेगा या तो रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहां से मिक्स होगा मैग्नेटिज्म में, सिर्फ सुनना लिखना मत, सिर्फ बताना तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा। क्वेश्चन ध्यान सुनो, हॉरिजॉन्टल वायर, हॉरिजॉन्टल वायर करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज रखा कहां पर, इक्वेटर पर जाके, तो याद ला दो, मैं अर्थ के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मेरा क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल वायर को इक्वेटर पर जाके रखे, करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा क्यों? स्ट्रेट वायर का फील्ड और अर्थ का फील्ड क्या कर देगा? कैंसिल। क्या कर देगा? कैंसिल। याद करो इक्वेटर पर क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल? ओनली हॉरिजॉन्टल, वहां वर्टिकल कंपोनेंट। अब बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? वायर के ऊपर, वायर के नीचे, वायर के ईस्ट, वायर के वेस्ट, वायर के नॉर्थ, वायर के किधर मिलेगा? हॉरिजॉन्टल वायर। इस कमरे में हमेशा या आपके कॉपी में हमेशा सामने क्या लेते हो? नॉर्थ। तो इस कमरे में ये है नॉर्थ, आप साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। ये वायर है, करंट जा रहा है कहां से कहां जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, इधर से जा रहा है। तार को पकड़ लिया, स्ट्रेट वायर का फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर। ऐसा पकड़ो कि ये कहां जाए? करंट, ये पकड़ लिया, इसका मतलब स्ट्रेट वायर का फील्ड ये बन रहा है। बताओ कहां पर अर्थ का फील्ड और वायर का फील्ड अपोज करेगा? वायर के ऊपर या वायर के नीचे? जल्दी बोलो, कितना घुमाए? क्या? ये घूम रहा है, ऊपर इधर जा रहा है और नीचे इधर जा रहा है, और अर्थ का फील्ड कहां आता है? साउथ से। कहां मिला? बिलो द वायर। नहीं समझ में आया? तार पकड़ लिए, ये कहां? करंट। स्ट्रेट वायर का फील्ड कैसा? सर्कुलर, ये घूम रहा है। अर्थ का फील्ड तुमसे इधर मेरी ओर आ रहा है, तो ये देखो नीचे पहुंचा तो ये इधर जा रहा है, और अर्थ का फील्ड इधर आ रहा है। कहां मिलेगा? बिलो द वायर। कैसे निकालोगे? तो बोलोगे बी वायर इक्वल टू बी एच, और वायर का बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर किसके इक्वल? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड। इक्वल कर दोगे, क्या निकल जाएगा? पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। समझ में आया? अगला क्वेश्चन फिर सुनना लिखना मत। वर्टिकल वायर, करंट ऊपर जा रहा है, इज प्लेस्ड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल वायर, करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ इक्वेटर पे चलो, कहां मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट? तो मैंने पूछा तो मिलेगा ही, है ना? आंसर मिलेगा। बताए थे जब भी वर्टिकल वायर का क्वेश्चन हो तो कॉपी में क्या बनाना? सर्कल। ये रहा सर्कल, करंट कहां जा रहा है? ऊपर। ये रहा वायर का फील्ड, ये रहा वायर का फील्ड इधर वाला, और अर्थ का फील्ड कहां कहां? साउथ से नॉर्थ। देखो यहां पर मिल गया, एक मिलेगा या दो? एक ही मिलेगा। तो यहां जाओगे, अर्थ का फील्ड तो ऊपर ही जा रहा है, कहां मिला? वेस्ट ऑफ वायर। समझ में आया क्या क्या मिला?
आंसर वेस्ट ऑफ वायर। आइए अगला क्वेश्चन। एक चीज मैं समझा दो, मैंने बताया था कि सोलेनॉइड में अंदर होता है और बाहर नहीं होता है, बताए थे। लॉजिक हम बाद में समझाएंगे, समझो यहां पर ध्यान देना। ये था सोलेनॉइड, हम उसको कट करके सिर्फ उसके क्रॉस सेक्शन को दिखा रहे हैं, सिर्फ उसके क्रॉस सेक्शन को दिखा रहे हैं कि सोलेनॉइड को मैंने बीच से कट के स्प्रिंग को जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ये सिर्फ वायर का दिख रहा है क्रॉस सेक्शन। ये रहा सोलेनॉइड। यहां से थोड़ा विजुलाइज करो, ध्यान देना। इधर देखो, अगर सपोज इस तार में करंट बाहर आ रहा है, इसमें करंट बाहर आ रहा है, सोलेनॉइड है, यहां से वायर गया ये, फिर यहां से अंदर गया, यहां से बाहर निकला, तो इसमें ये क्रॉस फील्ड नहीं है, क्या है? करंट। ये है वायर का करंट है, ये दिखाया मैंने करंट को। पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं आया कि मैं तार से दिखाऊं? ये रहा तार, ये निकला करंट लौट के, फिर यहां पर। अब बताओ, सपोज मैंने ये कट किया, यहां से करंट बाहर आ रहा है, तो इसके बगल वाले तार को देखो, ये गया, फिर यहां से बाहर आ रहा है, इसके पास वाले तार में करंट की डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम। इसका मतलब इसमें ये सब और ये सब रहा। अब सोचो, एक सिंगल वायर का, अब हटा दो, सिर्फ इसको देखो, करंट बाहर है, ये करंट, इसका फील्ड, तो ये इसका फील्ड है, इधर वाला ये इसका फील्ड है, ये इसका फील्ड है, ये सभी का दिखा दिया फील्ड। अंदर था वायर, ये सभी का फील्ड दिखाया। अब देखो, और इसका फील्ड, करंट अंदर जा रहा है, इसका फील्ड, नीचे वाला वायर का फील्ड ये बन रहा होगा। जो तार पास में है वही डोमिनेट करेगा, जो दूर है उसको काउंट नहीं कर रहा है, ये रहा। अब नीचे वाले का फील्ड ये रहा, ऊपर वाले का फील्ड, ये नीचे वाले का फील्ड, ऊपर वाले का फील्ड ये रहा। अब देखो, इसके अंदर जाओ, ये सभी उधर जा रहा है और ये भी सभी उधर जा रहा है, तो सेंटर पर फील्ड ये हो गया। अब यहां देखो, इसके यहां बाहर, और ये ध्यान दो, अब यहां पर इस वायर का बताओ, ध्यान सुनना, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद इस वायर का फील्ड जो बन रहा है ये, तो इसका सिर्फ अकेला फील्ड नहीं होगा, बड़ा फील्ड भी होगा। तो जब ये इसका यहां पहुंचा, देखो ये बड़ा, इसे बड़ा करते गए, ये बड़ा करते गए, इसका फील्ड है, और जब इसका फील्ड ये बाहर गया तो ये इसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अच्छा, यहां पर जीरो क्यों? ध्यान सुनना, इसका लाइन ऊपर जा रहा है, इसका ये नीचे आ रहा है, तो यहां दोनों क्या कर दिया? कैंसिल। इसलिए दोनों वायर के जो स्प्रिंग का तार होता है, दोनों के बीच में वायर में कोई फील्ड नहीं हुआ। और यहां पर इस पॉइंट पर इसका फील्ड इधर है, और इसका जो फील्ड बनेगा बड़ा वाला ये इधर बनेगा, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ यहां का फील्ड एग्जैक्ट जीरो नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि यहां है तो ये डोमिनेट करेगा, इसकी वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इसलिए आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिटवीन द वायर जीरो, और अंदर सभी जगह फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म। क्योंकि इससे दूर गए तो इससे, अब बताओ, यहां तो इसका इफेक्ट, इससे दूर गए तो इसका इफेक्ट कम हुआ, बट इसका इफेक्ट क्या हो गया? बढ़ा दिया। इसलिए बीच में हर जगह फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म। आउटसाइड नेग्लिजिबल, इंस्टेड लिखा हुआ एग्जैक्ट जीरो नहीं, आउटसाइड नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू इनसाइड। इसलिए अंदर का फील्ड काउंट करते हैं, बाहर फील्ड काउंट नहीं करते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में सिर्फ सोचना ज्यादा है, आंसर तो इतना बड़ा सिर्फ लिख देना है। सुनो क्वेश्चन क्या है? दो पैरेलल वायर, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम, आई भी सेम,
दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। सुनो क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट फील्ड एट द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू वायर। ऐसे पॉइंट पर फील्ड निकालना है जिस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों वायर से क्या है, सेम, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वायर इज डी। उस पॉइंट पर फील्ड निकालना है जिसका डिस्टेंस एक वायर से भी डी है, दूसरे वायर से भी डी है। वहां पर वो पॉइंट होगा कहां, बीच में बनाओगे तो ये डी/2 हो गया। निकालना है फील्ड एट द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच वायर एंड डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट इज डी। वो पॉइंट यहां है, यहां पर है, इधर से डी और इधर से डी, यहां फील्ड निकालना है। कैलकुलेट फील्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच वायर। कैलकुलेट फील्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच वायर। दोनों वायर से डी है। आंसर √3d है। बस यही विजुलाइज करना है कि दोनों के वायर का जो फील्ड हुआ, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री कैसे हो गया, और जब रिवर्स कर देंगे तो वो बी हो जाएगा। बस ये सोचना है दोनों के फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री कैसे। हाँ तो ठीक है, इक्विलेटरल बन गया। जब भी कोई क्वेश्चन 3D फिगर का हो तो उसको कोशिश करते हैं 2D में बदलने का। देखो इसका सॉल्यूशन में 2D फिगर, 2D ये दिखाया, 3D था, एक पॉइंट यहां था। अब देखो बनाना इसका 2D फिगर। जब भी कोई 3D का क्वेश्चन हो तो 2D में कन्वर्ट किया। ये वायर में करंट बाहर आ रहा है, इस वायर में करंट बाहर आ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, D, और मुझे यहां निकालना है। जब भी कोई क्वेश्चन 3D फिगर का हो तो कोशिश करते हैं 2D में। ये बन गया 2D में। अब ये दो वायर है डी पर और यहां निकालना है। अब थोड़ा यहां पर तुम फील्ड की डायरेक्शन को दिखा के प्रूफ करो। आसान नहीं, ये तो दिख गया चाहिए 60 हो गया, ये थोड़ी दोनों के भी है। कोशिश करो 60 प्रूफ करने का, और जब रिवर्स होगा तो 180 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में √3 भी, रिवर्स होगा तो बी। कोशिश कीजिए कैसे दिखाएं कि दोनों के फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री है। कोशिश कीजिए। मैं प्रूव करूं। स्ट्रेट वायर का फील्ड सर्कल,
और जो ये सर्कल होगा उसका सरकमफेरेंस रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो भाई ये इसका ये है रेडियस है, ये रहा ये वाला फील्ड, और ये जो फील्ड होगा ये रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये है उधर वाले वायर का फील्ड, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर, समझा रहा क्यों परपेंडिकुलर। और ये कोई सर्कल है, ये है रेडियस, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 60, ये 60 और ये 60, सॉरी ये 60, तो ये कितना हो गया 30। फिर इसकी रेडियस से उसका फील्ड परपेंडिकुलर, ये घूम रहा है, तो उसका फील्ड इसके आर के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये रहा बी, इसके परपेंडिकुलर तो ये यहां से 90 और ये कितना था 30, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। आंसर कितना, √3b। तो आंसर √3b, और b की वैल्यू μ0/4 स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ 2I/d। ये था आंसर, समझ में आया। अब प्रूव करो यही रिवर्स डायरेक्शन, एक में आई ऊपर और दूसरे में आई नीचे, क्वेश्चन वही है। प्रूव करो इस बार एंगल 120, और याद दिलाओ 60 पर 60 इक्वल वेक्टर √3, 90 √2, 120 1 वही बी। हाँ कोशिश करो, डायरेक्शन अपोजिट तो निकाल लो थीटा 120। अपोजिट है, एक डॉट तो दूसरा क्या है, क्रॉस। तो अब इस फील्ड को यहां से अपोजिट कर दो, या तो इसको अपोजिट या इसको अपोजिट कर दो यार। अब ऐसे सोचो, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, किसी एक को भी रिवर्स कर दो, किसी एक को भी तुम यहां से अगर रिवर्स कर दोगे, ये इधर नहीं तो इधर कर दें, तो इसको रिवर्स कर दोगे तो ये 60, तो ये कितना बचा 120। इससे अपोजिट डायरेक्शन तो बी और सेम डायरेक्शन तो √3b। किसी एक को रिवर्स कर दो, ये 60 तो बचा कितना 120। अगला क्वेश्चन विजुलाइज करो, ध्यान देना। इसका बनाया सर्कुलर कॉइल, सभी तार आसपास ही है, ऐसा बना है। अब बताओ ऐसे कंडीशन में दोनों तार की रेडियस क्या है, सेम। तार की रेडियस क्या है, एक टर्न होता तो 2πi/r, n है तो 2πni/r। अगले मेथड में देखो, ये तार के ऊपर अब तार ऐसा बना रहे हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, वो जो तार था उसके बगल में था और ये तार बन रहा है इसके ऊपर। अब क्या दोनों की रेडियस सेम होगी, अब रेडियस सेम नहीं होगी, ठीक है। अब इस कंडीशन का तार है, ऊपर तार लपेटते जा रहे हैं। कभी ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, सुनो क्वेश्चन क्या था। यहां से स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर लपेटते जा रहे हैं, रेडियस बढ़ते जा रहा है, ये रेडियस बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन था सबसे अंदर वाली तार की रेडियस ए है, सबसे बाहर वाली तार की रेडियस बी है। n इज द नंबर ऑफ टर्न। अब पूछा गया था सेंटर पर बताना है फील्ड, सभी तार आसपास होता तो सबका रेडियस सेम होता। इस बार रेडियस क्या है, वेरिएबल। रेडियस क्या है, वेरिएबल। तो ध्यान देना, जब भी वेरिएबल तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इंटीग्रेशन।
आर रेडियस पर एक dr थिकनेस का एक एलिमेंट कट किया। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक मैथ लगाओ। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना? b माइनस ए। अरे यहां से यहां, तो b माइनस ए में कितने टर्न थे? n। तो यूनिट में कितने टर्न होंगे? तो dr लेंथ में कितने टर्न होंगे? n बाय बी आर माइनस ए इंटू डी आर। अब सिर्फ उसके कारण फिर निकाल रहे हैं। db म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई, उसमें नंबर ऑफ टर्न वहां निकाल चुके हैं। n अपॉन बी माइनस ए इंटू फॉर्मूला 2 पाई नंबर ऑफ टर्न इंटू आई डिवाइड बाय रेडियस। उसकी रेडियस कितनी? r। इंटीग्रेट बोथ साइड, ये b, सभी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो। म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर, 2 पाई n अपॉन बी माइनस ए बाहर, आई भी बाहर। अंदर क्या बचा? अंदर क्या बच गया? dr बाय आर। लॉग r का डिफरेंशिएशन 1/r, तो 1/r का इंटीग्रेशन log r। इसको लिखा log r। r की लोअर वैल्यू स्मॉलेस्ट रेडियस a, लार्जेस्ट b। ये वही रिपीट कर दोगे, log b माइनस log a। फिजिक्स में जितने भी log आते हैं बेस e, बेस, तो log b माइनस log a, फॉर्मूला log b बाई a। तो ये लिखकर आंसर था log b बाई a। कुछ समझ में आया क्या हुआ? तो अगर ये पास पास बन रहा था, सभी रेडियस क्या था? सेम। ऊपर लपेटते गए तो रेडियस क्या हो गया? बढ़ते गया। ठीक है, लिख लिए? यार अभी तक तो सिर्फ वायर था, सर्कल फील्ड निकाल रहे थे। यार वायर नहीं हो, चार्ज पार्टिकल इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरा क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, रेडियस r, स्पीड v, नो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ध्यान दो, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड नहीं दिया रहे तो चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं दिया रहे तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो Q इंटू ओमेगा बाय 2 पाई। ये भी नहीं दिया रहे, स्पीड दिया रहे तो टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल में कितना टाइम, एक साइकिल में डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड। फील्ड एट द सेंटर फॉर्मूला वही लगाना है, फील्ड एट द सेंटर, यहां कोई नंबर ऑफ टर्न नहीं है, वन ही बोल सकते हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I/R, आई यहां से उठाकर रख दोगे तो लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैंने मैग्नेटिक मटेरियल जो बचा हुआ है इसलिए नहीं पढ़ाए थे, कुछ यहां से कंसेप्ट था, सिर्फ सुनो, इसलिए मैं उसको होल्ड पर रखा था। सुनो ध्यान से भाई, कुछ ऐसे आइटम जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की करंट की डायरेक्शन अपोजिट, एक ने बनाया क्रॉस, एक ने बनाया डॉट, तो नेट फील्ड कितना हो गया 0। तो जितने भी इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे जब वहां पढ़ोगे, इस टाइप का मटेरियल कहलाता है डायमैग्नेटिक, जिसका नेट फील्ड कितना होता है 0, ठीक है। इसलिए मैंने इसको होल्ड रखा था कि बिना इसके हम मैट्रिक मटेरियल थोड़ा नहीं पढ़ सकते थे। अब सुनो, एक फॉर्मूला ओनली फॉर आईआईटी एडवांस एंड एम्स, वो फॉर्मूला इधर कहीं काम नहीं आएगा, बनेगा इसी से, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ध्यान दो, इस बी का फॉर्मूला, बी एट द सेंटर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई/R, ये रखा वैल्यू, आई चार्ज डिवाइड बाय 2 पाई/R, ऊपर क्या पहुंच गया वेलोसिटी, ठीक है। ये 2 पाई क्या हो गया कैंसिल, तो फील्ड एट द सेंटर क्या बन गया फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई QV डिवाइड बाय R²। अब बताओ, किसी भी पॉइंट पर जब जाएगा तो वेलोसिटी कहां है अलोंग द टेंजेंट, और रेडियस इधर है, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, बट ये फॉर्मूला सिर्फ 2 एग्जाम के लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए है, इन मोशन v स्पीड से मुझे कहीं भी फील्ड निकालना है, चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चार्ज पार्टिकल मुझे यहां का फील्ड का बनाना है फॉर्मूला, एट ए डिस्टेंस r, राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म b एट एनी पॉइंट, उसी को मॉडिफाई किया, म्यू नॉट बाय 4 पाई QV क्रॉस r डिवाइड बाय R³ R² होनी चाहिए, बट ये फॉर्मूला सिर्फ एम्स और आईआईटी के लिए। अब सुनो पहले, V क्रॉस R, जहां ये एंगल क्या है थीटा। अब तुम बताओ, चार्ज पार्टिकल ये जा रहा है, यहां फील्ड कितना होगा 0, यहां कितना होगा 0, तो ये फॉर्मूला हो गया उसी का जनरलाइज फॉर्म। अब चार्ज पार्टिकल का कहीं भी फील्ड पूछे, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इसी को मॉडिफाई करके यहां
but only for IIT Advanced and एम्स। ये फॉर्मूला और किसी एग्जाम में काम नहीं आएगा। उसी के रिजल्ट को मॉडिफाई करके ये बना दिया फॉर्मूला। देख लिए, उसी का मॉडिफाइड ये। एक चीज और समझो, बट तुम जो पढ़ चुके हो उससे बता रहे हैं यहां पर। ये एक प्लेट है, इस प्लेट में जा रहा है करंट। ये रहा प्लेट, इस प्लेट में करंट इधर जा रहा है, यह करंट की डायरेक्शन। आपने करंट कैरिंग कंडक्टर पर अप्लाई कर दिया ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा बी, ये फील्ड इलेक्ट्रॉन में कुछ देगा डेविएशन। थोड़ा राइट हैंड रूल लगाओ, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, नीचे की ओर, अंदर की ओर या बाहर की ओर। इलेक्ट्रॉन किस फेस के ऊपर शिफ्ट होगा, बाहर, अंदर, ऊपर या नीचे? आइए, करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। यहां से स्टार्ट करो, करंट इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर। ये क्या है? फील्ड। ये क्या है? फील्ड। फील्ड क्या है? ऊपर। ये वेलोसिटी, ठीक है? फील्ड वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है ये? पॉजिटिव या निगेटिव? ऊपर फील्ड, ये किसकी है? वेलोसिटी। किसका? इलेक्ट्रॉन का। करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फील्ड ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन अंदर फोर्स पॉजिटिव लगता और बाहर निगेटिव पर। फ्रंट सरफेस बिकम निगेटिव, फ्रंट सरफेस बिकम लोअर पोटेंशियल, इनर सरफेस बिकम हायर पोटेंशियल, नोन एज हॉल इफेक्ट। बट आपको ये नहीं पूछा जाएगा ये कौन सा इफेक्ट होता है। आईटी में क्वेश्चन आया था, सिर्फ पूछा गया था कौन सा सरफेस लो पोटेंशियल और कौन सा सरफेस हाई पोटेंशियल। ये कहलाता है हॉल इफेक्ट। यहां पर लिख लो पहले, देखिए, इफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड जो ट्रांसवर्स था, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड on current carrying conductor, on current carrying conductor, then due to magnetic force, due to magnetic force,
electrons shift, free electron shift towards one surface known as Hall effect. इसमें कौन सा आया था? इलेक्ट्रॉन कहां गया था, अंदर या बाहर? इलेक्ट्रॉन बाहर, तो बाहर का सरफेस लो पोटेंशियल, अंदर का सरफेस हाई पोटेंशियल। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली फ्रंट फेस लो पोटेंशियल, बैक फेस जो पीछे वाला है हाई पोटेंशियल। तो ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एक चीज यहां कुछ और समझो, वहां से भी क्वेश्चन लॉजिकल आएंगे, ध्यान देना। बट ये भी फॉर्मूला जो हम निकाल रहे हैं उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा विजुलाइज करो भाई। जो क्वेश्चन यहां से आएंगे तो थ्योरेटिकल या तो एमसी में उधर। प्लीज ध्यान देना, दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, ध्यान देना भाई, Q1 Q2 दोनों जा रहा है, ये V1 स्पीड से, ये V2 स्पीड से। किसी इंस्टेंट पर दोनों का स्पीड ये था, दोनों के बीच का सेपरेशन R, ठीक है। अब बताओ, ये उसके एरिया में क्या फील्ड प्रोड्यूस किया? क्रॉस। ये उसके एरिया में क्रॉस फील्ड प्रोड्यूस किया, और ये इसके एरिया में क्या प्रोड्यूस किया? डॉट। कोई मास दूसरे फील्ड में फोर्स लगाता है, ये मास खुद के फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। तो उस पर फोर्स देखना है तो इसका फील्ड, और इस पर फोर्स देखना है तो उसका फील्ड। चलिए हम निकाल रहे हैं, उस पर निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन टू। फोर्स का फार्मूला QBB, फोर्स का फार्मूला साइन थीटा 90 कर दो, क्योंकि ये है V इधर और फील्ड अंदर, तो थीटा कितना हो गया? 90। मुझे निकालना है फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो चार्ज लिया 2 का, Q2 वेलोसिटी 2 का, बट B किसका? दूसरे का। B किसका? 1 का। Q2 V2 B1 का, B1 म्यू नॉट बाय 4 पाए, क्या निकाले थे अभी? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो फॉर्मूला, Q था, V क्रॉस R था, और नीचे क्या था? RQ। नीचे क्या था? तो V क्रॉस B किसका है? 1 का। तो QV1 क्रॉस R, क्रॉस को थीटा 90 है, तो QV1 डिवाइड बाय R² कर दे, ठीक है, थीटा 90 था। अब देखो क्या बना फॉर्मूला, जो लगाएगा 2 1 पर वही लगाएगा 2 1 पर, सेम होगा। फाइनली फोर्स का फॉर्मूला बट याद की जरूरत नहीं है, म्यू नॉट बाय 4 पाए, सिमेट्री देखो, Q1 Q2 V1 V2 डिवाइड बाय, ये निकल गया मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, Q1 Q2 V1 V2 डिवाइड बाय R²। बट ये सब चीज ओनली लॉजिकल क्वेश्चन के लिए। क्या क्वेश्चन लॉजिकल आएगा उसकी बात करेंगे, पर इसको लिख लो। तो ये रहा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, ओनली फॉर IIT एंड एम्स, और किसी एग्जाम में सब फॉर्मूला नहीं। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल,
एक मिनट स्टॉप करो, पहले ध्यान देना, रुक जाओ, पहले कभी करना बाद में। क्या क्वेश्चन लॉजिकल, ध्यान दो यार। उस पर फील्ड लगेगा, उस पर फोर्स, इसकी फील्ड के कारण। अब इस पर फोर्स लगेगा कहां? यूज को राइट हैंड रूल। इसने यहां क्या बनाया? क्रॉस। क्रॉस फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स कहां? इधर। तो इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर लग गया, और इस पर देखोगे उसने इसके एरिया में क्या प्रोड्यूस किया था? डॉट। इस पर फोर्स चेक करो, फील्ड बाहर, ये वेलोसिटी इधर, तो दोनों के बीच मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन हो गया या रिपल्शन? मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव, दोनों प्लस है। तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल, ये दो प्लस चार्ज को फेंक दिया गया पैरेलल, सीधे जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। भाई मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव। क्या लगता है किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, या किसी का ज्यादा कम हो सकता है? मैं आगे प्रूव कर दूंगा। Fe ऑलवेज ग्रेटर देन Fm। बहुत सा लॉजिक है। Fe में 9 × 10⁻9 आता है, Fm में 10⁻⁻7 आता है। तो फाइनली कौन डोमिनेट करेगा? Fe। चार्ज पार्टिकल विल डाइवर्ज, Fm अट्रैक्टिव, Fe रिपल्सिव, बट इट विल डाइवर्ज। इतना लिख के बस ये देना कि कुछ भी हम प्रूव भी कर देंगे, और भी लॉजिक है कि Fm कभी भी Fe से ज्यादा नहीं होगा। तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल, इट विल डाइवर्ज। मैंने सिर्फ इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझाया।